Welcome friends, I am here again, CS Pankaj Kumar Jha in our corporate concept classes. Friends, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो ये बेसिकली पहले इसलिए डिस्कस कर लिया था क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है। अब हम लोग डिफरेंट जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं उन डेफिनेशंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप फिर हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन जो है ये किसका है? ऑफर का। ऑफर जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A में। सेक्शन 2A में क्या चीज कहा गया है कि when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing. When one person signifies his willingness to another to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of other person either to act such act or abstinence he is said to make proposal. तो क्या चीज यहां पे कह रहा है कि ऑफर किसे कहते हैं? When one person signifies his willingness to another to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of other person either to such act or abstinence, such person is making a proposal या offer. देखिए अब इस डेफिनेशन को हम यदि देखते हैं, इस डेफिनेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे जो हमें ये क्लियर आता है। सिंपली देखिए दोस्तों कि जो ऑफर जो होता है, ऑफर कई बार हम लोग ये चीज देखते हैं कि कहीं पे भी लगा हुआ है कि इतना डिस्काउंट, इतना ये चीज, उतना वो चीज, ये सारी चीजें होती है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन आपके पास आता है, एक्सप्रेसली बोलता है, कोई भी चीज की वजह से उस चीज को डिस्कस करता है। तो यहां पे सिर्फ उसके कहने, जैसे मान लेते हैं क्या कि आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स को ये सब, कई बार ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं क्या कि पेरेंट्स बोलते हैं कि यदि तुम इस बार अच्छे रिजल्ट लाओगे, जब आप 10th में रहे या 12th में रहे होंगे उस टाइम में ये सब शर्तें जब खास करके रखी जाती है कि यदि तुम्हारे इतने परसेंटेज आ गए या तुम्हें इतने मार्क्स आ गए तो तुम्हारे लिए जो है सो ये ऑफर है। ऑफर क्या है कि तुम्हारे लिए ये ऑफर रहेगा कि तुम्हें जो है बाइक खरीद के दी जाएगी या तुम्हें जो है सो लैपटॉप खरीद के दिया जाएगा या अच्छा मोबाइल खरीद के दिया जाएगा। तो वेदर दैट इज ऑफर और नॉट। तो सबसे पहले एक चीज ये ध्यान रखें कि इसका लीगैलिटी से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है। इसमें सिंपली जो टर्म दिया हुआ है हमें उसी को देखना है, इसमें कहीं भी लीगैलिटी की बात नहीं की गई है। तो क्या चीज कहता है? व्हेन वन पर्सन। अब सिंपल सी बात ये चीज है, यहां पे पर्सन का मतलब जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल ही हो। यहां पे पर्सन का मतलब हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो या नेचुरल पर्सन हो। नेचुरल पर्सन यानी कि जो है सो कोई इंसान, वो चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कोई एंटिटी, लीगल एंटिटी, जो कि इन द आइज ऑफ लॉ कैन बी sue और कैन फाइल अ सूट। तो ये पर्सन है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, यानी कि जब ये अपनी इच्छा जाहिर करता है किसी दूसरे को, किस चीज के लिए? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कुछ करना है
ये इच्छा जाहिर करता है या कहता है ये नहीं करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या चीज है ऑफर में, कि उसमें इंटेंशन क्या होता है। इंटेंशन कई बार होता है क्या कि हम जो है सो इन जनरल लोगों को बोल देते हैं कि मैं जो है सो अपना घर बेचना चाहता हूं, खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, या ये पूछते नहीं मैं ये घर बेचना चाहता हूं, मेरा घर ये है, या मेरी बाइक है, या मेरा मोबाइल है, मैं अपना मोबाइल जो है 25,000 में, मैंने 40,000 में खरीदा था, 25,000 में बेचना चाहता हूं। सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द ऑफर, बिकॉज अभी आपने जो है सो अपनी इच्छा तो जाहिर की है, लेकिन उसके साथ आपका इंटेंशन नहीं है ये चीज कि आप उसका एसेंट या कंसेंट या उसकी सहमति लेना चाह रहे हैं। यानी कि यदि आप यही बात इस पर्पस से बोले कि मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूं, तुम ये खरीद लो, आप उसकी सहमति लेना चाह रहे हो, देन इट शैल बी कॉल्ड ऑफर। तो सिंपली ऑफर में क्या है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, आपको मोबाइल बेचना है या आपने किसी को बताया, टू डू यानी मोबाइल बेचना है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या आप ये कहोगे कि मैं ये मोबाइल किसी को नहीं देना चाहता हूं, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, यानी कि उस चीज को आप जो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो उसमें किसी दूसरे की सहमति जब लेते हो, देन इट इज सेड दैट दिस इज द ऑफर। अकॉर्डिंगली एक्सेप्टेंस क्या चीज कहता है, जो सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, यदि यानी कि ऑफरर जो ऑफर देता है वो ऑफरी को, आप जिसे ऑफर दे रहा है तो यानी कि जिसको प्रपोजल दे रहा है वो अपना एसेंट दे देता है। यहां पे इसका पर्पस क्या चीज था कि वो इसका एसेंट ले, और इसने क्या किया, अपना एसेंट दे दिया। तो यहां पे जब एसेंट दे देता है तो उसे क्या चीज कहते हैं, एक्सेप्टेंस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। तो ये चीज है कि ऑफर किसे कहते हैं ये हमने देखा, एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं ये देखा। नेक्स्ट क्या चीज है, प्रॉमिस। प्रॉमिस व्हेन एक्सेप्टेड बिकम a proposal when accepted becomes, एक्सेप्टेंस यानी कि प्रॉमिस क्या है, मैंने बताया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या चीज होता है, एग्रीमेंट। यानी ये प्रॉमिस भी होता है, प्रॉमिस दोनों के पार्ट पे होना चाहिए। व्हेन द प्रपोजल accepted it becomes a promise, in simple words when offer is accepted it becomes promise। promiser and promisee क्या होगा, जो प्रॉमिस करता है वो प्रॉमिसर हुआ, और जो जिसको किया जाता है वो प्रॉमिसी हो गया। सो व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रॉमिस इज कॉल्ड प्रॉमिसी। कंसीडरेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसीडरेशन का डेफिनेशन क्या दिया है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी, आप प्रॉमिसर समझ गए, प्रॉमिसी समझ गए, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यहां पे इस चीज को, यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है उन चीजों को हम लोग लिखते भी हैं फिर डिस्कस करते हैं तो ज्यादा आप लोगों को क्लियर होगा। यहां पे क्या चीज कहा गया है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और any other person has done or abstained from doing or has abstained from doing promises to do or promises to abstain from doing or does or promises or abstains from doing such an act, or abstinence is called doing something from doing something, such something act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। तो यहां पे क्या चीज है कि when at the desire of the promiser, promiser किसे कहते हैं कि when proposal is accepted the offerer becomes the promiser। तो यहां पे क्या है, offerer,
व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि ऑफरर के इच्छा के अनुसार एक्सेप्टेंस होगा। प्रोमिसी यानी कि जो एक्सेप्टेंस देता है, और एनी पर्सन यानी कि प्रोमिसी के बदले में कोई और पर्सन हैज डन, या तो कर चुका है या नहीं करने की बात है, या नहीं करने है, अपने आप को रोक लिया है उसको करने से। ये इच्छा किसकी थी? प्रोमिसर की थी। प्रोमिसर की इच्छा थी कि कोई चीज हो, या प्रोमिसर की इच्छा थी कि ये चीज नहीं हो। जैसे कि मान लेते हैं क्या कि आपके इंस्टीट्यूट में आपकी फ्रेंड है, उसकी इच्छा थी कि आप जो है उसको आप अपने दोस्त से उसकी दोस्ती करवाओ, और आपने कहा ठीक है, फ्रेंडशिप करवा दिया। और उसकी इच्छा थी कि आप उसकी दोस्त से बात मत करो, यानी कि यू हैव बीन एब्स्टेंड, यू हैव आस्क्ड टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो आपको यह चीज कहा गया कि तुम मेरी फ्रेंड से बात नहीं करोगे, और आपने उसकी फ्रेंड से जाकर लड़ाई कर लिया कि आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो ये क्या चीज हो गया? एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। तो या तो क्या चीज है कि हैज डन, कर दिया आपने, या कर रहे हो, या प्रॉमिस करते हो कि करूंगा या नहीं करूंगा। तो सच एन एक्ट और एब्स्टिनेंस टू डू समथिंग इज कॉल्ड कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन को यदि हम डिफाइन करते हैं, कंसीडरेशन को यदि एनालाइज करते हैं, तो क्या चीज होता है कि कंसीडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी हो सकता है। कंसीडरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। कंसीडरेशन समथिंग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एडिक्वेट मींस कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। कुल मिला के यहां पे वैल्यू मैटर नहीं करता है कि इस घर के बदले तुम मुझे 50 लाख ही दोगे तभी ये जो है सो कंसीडरेशन माना जाएगा। हो सकता है कि यदि आपने एग्रीमेंट किया है कि एक घर के बदले में तुम मुझे जो है 5 लाख रुपया दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा, दैट्स आल्सो बी कंसीडर्ड एज द लीगल कंसीडरेशन, और उसकी लीगैलिटी बरकरार रहेगी। तो कुछ भी है, समथिंग, समथिंग क्या है? करना या नहीं करना, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। प्राइस पेड बाय द वन पार्टी फॉर द प्रोमिसल ऑफ द अदर, टेक्निकल वर्ड क्या चीज है? क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग रिटर्न। वर्ड यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? समथिंग। ऐसा नहीं है कि जो है सो एडिक्वेट होना चाहिए। सो इसी से निकल के आता है कि कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। तो ये चीज जो है सो सेक्शन 2D में दिया गया था। कंसीडरेशन, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देख चुके हैं। वर्ड एग्रीमेंट क्या चीज है? एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल लॉ इज वर्ड, ऑब्वियसली, कि जो एग्रीमेंट जो है सो यहां पे नहीं होगा एनफोर्सेबल लॉ, वो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? अब यदि वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, चलिए वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट को हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ेंगे तब जो है सो उसकी बात करेंगे। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसे जो है सो हम तब बात करेंगे। अब यहां पे क्या चीज है? अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने पढ़ा, दो पार्टी होने चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस होने चाहिए, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसेंसस एट इडम होना चाहिए, यानी एग्रीमेंट जो कहते हैं वो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें की सारी डिटेल में भी हम देखेंगे। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहला क्या चीज है? टू पार्टीज। दूसरा क्या है कि एग्रीमेंट। तीसरा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ होना चाहिए। तीसरा क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। चौथी बात क्या है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पांचवी बात क्या है? कंसीडरेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे देखा कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहां पे जो है सो हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि सबसे पहले यदि कॉन्ट्रैक्ट को जो है सो हम डिफाइन टाइप देखें तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज है? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को यदि हम क्लासिफाई करने जाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, क्रिएशन और एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये तीन तरीके हैं जिसके हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। वैलिडिटी के बेस पे देखें, वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड, सिंपल। क्रिएशन के बाद पे देखें, एक्सप्रेस,
इम्प्लाइड, और एक तीसरा है क्वेजी। एग्जीक्यूशन के पार्ट पे देखें, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। तो सबसे पहले हम वैलिडिटी की बात करते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली जो कि लॉ की नजर में जो इसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिंपल से क्या है कि जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल, देखिए ये वॉइडेबल जो है ये दो से वर्ड से मिलकर बना हुआ है, अंग्रेजी के वॉइड और एबल। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से वॉइड नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से वॉइड नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में आकर के वॉइड हुआ भी नहीं है, अभी वॉइड होने लायक बन गया है। यानी कि क्या है कि वॉइडेबल यानी वॉइड होने लायक। तो वॉइड होने लायक जो क्या कहता है इसमें कि ये सिंपली जो है इट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ वन पार्टी। यदि किसी एक पार्टी के कंसेंट के बेसिस पे इसे जो है सो हम यदि कहते हैं कि वो कुछ ऐसे सिचुएशंस रेज हो जाता है, सिचुएशन रेज हो जाता है, तो दूसरी सपोज करें कि जैसे मान लेते हैं क्या कि एक पार्टी ने अपने जो है सो जो भी उसके ऑब्लिगेशंस थे वो पूरे किए हैं, वो ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं किए हैं, तो जो दूसरी पार्टी है वो ये चीज कह सकता है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानता हूं। लैप्स ऑफ टाइम हो गया, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया कि भाई इतने दिन के बीच में जो है सो करना था और वो टाइम पूरा हो गया है, तुम अभी तक नहीं किए हो, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें जो है सो कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी के कंसेंट पर डिपेंड करता है कि वो उसे कंसीडर करे या कंसीडर नहीं करे, तो उसे जो है सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसी तरह से कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कल तक जो है, अब जैसे कि होता है क्या कि हम किसी फॉरेन कंट्री के साथ हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है और इन द मीनवाइल क्या हुआ, उस कंट्री के साथ हमारा वॉर छिड़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि हमारे पास जो है ये हम तो कर ही नहीं सकते इनफैक्ट, क्योंकि ऐसे ही वॉर छिड़ गया तो वो वॉइड हो जाता है। इसी तरह से कि ये किसी ने अपना जो है सो ऑब्लिगेशन उसको पूरा करना था, ऑब्लिगेशन नहीं पूरा किया, तो ये दूसरी पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे या ना करे। इसी तरह से क्रिएशन की बात करें, क्रिएशन में बात यदि करें तो इसे कहती है कि ये एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लॉयड हो सकता है या इंप्लाइड हो सकता है, या ये क्वेजी हो सकता है। एक्सप्रेस क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेड व्हिच इज, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा कि विच इज क्रिएटेड बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ और इन रिटन वे। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट लिखित में बनाया गया है या जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरली किया गया है कि दो लोग आपस में बात करते हैं और किसी पर्टिकुलर टर्म पे जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उन चीजों के लिए जो है वो सारी चीज होगी, और वो बाय वर्ड्स ऑफ माउथ भी जो बात मतलब कि मुंह जवानी भी या जो है कह सकते हैं कि ओरली भी जो है सो उस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं। सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कंसीडर्ड एज ए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, या लिखित में आप बना लो। दूसरा है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में ना कुछ बोला जाता है ना कुछ कहा जाता है, आपका काम ऐसा होता है व्हिच मींस कि इसको ये कहें एनी कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज इन्फर्ड बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, जो कि लोगों के कंडक्ट से इसका अनुमान लगाया जाता है, उस चीज को क्या कहते हैं कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो व्हिच इज एक्सप्रेस और इंप्लाइड। जैसे मान लेते हैं क्या, फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपने ये जो जाते हो, कोई लड़की आपको बड़ी पसंद आती है, आप उसको जाते हो और सीधी सी बात है कि जो है सो आप उसे बोलते हो कि क्या आज कॉफी पीने चले, और वो ना हाँ बोलती है ना बोलती है। यदि चलना हो तो 5 बजे चलेंगे, और ये जो है वो कनॉट प्लेस के सीसीडी पे जो है सो मिलेंगे। आप वहां पहुंचते हो, वो 5 बजे में सीसीडी में आके बैठ जाती है। तो इट मींस क्या है कि आपने जो उसे ऑफर दिया था
कॉफी पीने के लिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, और ये क्या हो जाता है, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये तो चलिए सोशल होता है या पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी लीगैलिटी यदि इन द आइज ऑफ लॉ देखें तो कुछ खास नहीं है, इसको नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लीगल टर्म में हम लेते हैं कि आप डीटीसी बस में बैठते हो, डीटीसी बस जो है सपोज करते हैं क्या कि वो कनॉट प्लेस से मुनीरका जा रही है और आप उसमें बैठ जाते हो, कंडक्टर आया, उसमें जो है सो आपने जितनी दूरी तय किया है वो सीधी सी बात है, ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, आपको उसके पैसे देने हैं। या आप किसी ऑटो में या टैक्सी में बैठते हो, वो मीटर डाउन करता है, आप उसे जगह बता देते हो, आपको उसका पैसा देना है। आपने बोला नहीं कि इतने पैसे होंगे उतने पैसे होंगे, ये इंप्लाइड है कि यहाँ पे जो है सो जो मीटर में आएगा वो पैसे देने हैं और आपने जो दूरी कहा है वो उसे ले जाना है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकॉर्डिंगली क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट ना इंप्लाइड, ना उसमें कुछ ऐसे काम किए जाते हैं, ना कुछ ऐसे कर्म किए जाते हैं, ना बोला जाता है, ना लिखा जाता है, लेकिन कानून आपको बोलता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कैसे? अब सब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में है। डे टू डे लाइफ में क्या चीज है कि आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो, ना आपको और रेड लाइट हो जाती है, ना आपको ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है कि तुम रुको, ना आपको जो है सो यहाँ पे कोई और आगे कहता है कि तुम रुको, लेकिन होता क्या चीज है कि यहाँ पे सिंपली आपको रुकना है जब तक, और वहां से लोग पैदल लोग क्रॉस करेंगे, जैसे ही फिर वो ग्रीन लाइट हुआ पैदल लोग जो है सो रुक जाएंगे और आप अपनी गाड़ी लेकर के निकल सकते हो। सो दिस इज क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सो यहाँ पे क्या चीज हुआ कि एक्सप्रेस, इंप्लाइड और क्वेजी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। फर्दर जो है यहां पे हम बात करें तो एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड, यानी कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जिसके टर्म कंडीशन पूरे हो चुके हैं, वो क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। और जिसका अभी होना बाकी है वो क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। आपने किसी सुंदर लड़की को अपना दिल दे दिया तो ये क्या हो गया? आपकी तरफ से एग्जीक्यूटेड, और उसने भी जो है सो हामी भर दी तो एग्जीक्यूटेड। लेकिन अभी उधर से जो है सो आना बाकी है तो वो क्या चीज होगा? एग्जीक्यूटरी। दोनों जगह एग्जीक्यूटेड लिख दिया था मैंने। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, मींस कि जिसके अभी टर्म्स पूरे नहीं हुए हैं वो एग्जीक्यूटरी है, जो भविष्य में होने वाला है, और जो हो चुका है पूरा उसे क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो है ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। अब इसके बाद जाके हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये कंटिंजेंट का मतलब होता है विच इज अनसर्टेन। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मींस सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। तो उस चीज को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसे भी आगे हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्दर कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है जब स्टार्टिंग में ही हमने कहा था, लास्ट क्लास में भी कहा था कि जनरल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज आते हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में जो सो आपके आते हैं क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी है। तो ये सब स्पेशल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सो आपने देखा कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहां पे क्या चीज होगा। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में हमने डिफरेंस देखा, यहां पे हमने वैलिडिटी, क्रिएशन, इन सब के बेसिस पे देखा, एग्जीक्यूशन के बेसिस पे देखा। इसके अलावा वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सारी चीजें हमने देखा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा जो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज क्या चीज होता है? बायलैटरल और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम लोग जो डेफिनेशन ऑफर क्या है, वहां की डेफिनेशन वगैरह हम लोग देख चुके हैं, तो फिर फर्दर जो भी चीजें हैं उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। टिल देन आई थिंक दैट यू एंड आई होप दैट जो डेफिनेशंस हमने यहां पर डिस्कस किया, जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया, वो सारी चीजें आपको क्लियर होगी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।